Welcome बच्चों, and today we are back again with the next lecture, that is the lecture number 9 from our chapter electrostatics। और आज का टॉपिक हमारा होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आज ये रिजल्ट हमें ड्राइव करना है, उस फाइनल रिजल्ट को याद भी करना है और वहाँ से एक स्पेशल केस आएगा उसको भी हमें समझना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। और अगर कुछ बच्चों को ये दिक्कत होती है कि इक्वेटोरियल लाइन कौन सी है और एक्सियल लाइन कौन सी है, तो वो भी आज आपको अच्छे से समझाएंगे। कभी नहीं भूलोगे कि एक्सियल लाइन कौन सी होती है, इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम एक डायपोल। सो वी आर हैविंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल जिसमें हमारे पास एक चार्ज होता है -q एंड सपोज इट इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट A, और दूसरा चार्ज होता है हमारे पास +q, और यह हम मान लेंगे कि इट इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट B +q चार्ज। तो -q एंड +q चार्जेस हमारे पास है। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे। This is the line joining the two charges. अब डायपोल लेंथ का जो परपेंडिकुलर होता है उसको ही बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो डायपोल लेंथ A to B, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो, परपेंडिकुलर। सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द डायपोल, ये सेंटर ऑफ द डायपोल है O, ये हमारी इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगी, ऊपर भी होगी नीचे भी होगी। तो इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट मार्क कर लो, ऊपर की साइड या नीचे की साइड, उस पॉइंट को हम लिखेंगे P, दैट पॉइंट इज P। सपोज ये मेरा एक पॉइंट है P, दिस इज द पॉइंट P, ये सेंटर ऑफ द डायपोल है O, दिस पॉइंट इज P। Now I need to find out electric field at point P. P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस डायपोल से। करते हैं इसको स्टार्ट। देखो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा, जैसे हमने लास्ट डेरिवेशन में करा था एक्सियल लाइन वाले पर, कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि डायपोल के पास दो चार्जेस हैं, इट इज हैविंग टू चार्जेस और दोनों ही पॉइंट चार्जेस होते हैं। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे P पॉइंट पर ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट A, देन वी विल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट B। अब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब टोटल या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड उन दोनों से क्या बनेगा P पॉइंट पर, वो फाइंड आउट करने के लिए हमें एक प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। वो प्रॉपर स्टेप्स कैसे होंगे यहाँ पर देखते हैं। तो वी विल बी ज्वाइनिंग चार्ज एट पॉइंट है, मतलब -q चार्ज को ज्वाइन कर दो P पॉइंट के साथ। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ -q चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज का आपको अगर P पॉइंट पर निकालना है तो वो होगा तो उसी लाइन पर जो लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज विद द पॉइंट होती है। याद है ना, देखो अगर आई एम हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ P पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसी लाइन पर। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका, और नेगेटिव चार्ज है और यहाँ P पॉइंट है, नेगेटिव चार्ज और यहाँ P पॉइंट है, तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट होगा तो इसी लाइन पर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द चार्ज होगा। सेम वी हैव टू अप्लाई ओवर हियर, यही चीज यहाँ पर अप्लाई करनी है। ऐसे ही आप इसको भी ज्वाइन कर दो P पॉइंट के साथ। सो नाउ आई एम हैविंग लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस विद द पॉइंट P। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा यहाँ पर, अगर स्पेस फ्री स्पेस है, मीडियम फ्री स्पेस है, 1/4πε0, चार्ज इज q एंड डिस्टेंस इज r, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है ना। तो इट मींस मुझे ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, मुझे ये डिस्टेंस पता होना चाहिए।
ये दोनों डिस्टेंस पता करने हैं मुझे। ये कैसे पता होंगे? देखो, सपोज P पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस r, P पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर ऑफ डायपोल से r। कल भी ऐसे ही था, P पॉइंट जो एक्सियल लाइन पर था उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ डायपोल से r डिस्टेंस पर था। लास्ट लेक्चर में, एक्सियल लाइन वाले लेक्चर में इसी तरीके से था। एंड लेंथ ऑफ द डायपोल कितनी होती है हमारी? 2a, जिसमें a इधर होगी और a इधर होगी। ये लेंथ ऑफ द डायपोल है। कैन आई फाइंड आउट द डिस्टेंस BP या AP? देखो ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल को देखो आप, ट्राइंगल AOP, अगर मैं इसको अलग से बना दूं, ट्राइंगल AOP, ये डिस्टेंस कितना है? R, ये डिस्टेंस कितना है? A। ये तो आ जाएगा ना, इसमें पाइथागोरस लगा दो, राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस क्या कहता है? एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर अंडर द रूट, आपको हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला ये है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज है बिकॉज इट इज अ साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल। तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर द रूट, ये वाली साइड आ गई। और ये वाला भी ट्राइंगल बिल्कुल सिमिलर है, इस जैसा ही है बिल्कुल। ओके, आप कह सकते हो कि ये वाला ट्राइंगल भी इस जैसा ही है, कॉन्ग्रुएंट है, आप ये कह सकते हैं यहाँ पर। तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका भी BP का आंसर ये जाएगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। मैंने दोनों साइड्स फाइंड आउट कर लिया पाइथागोरस लगा कर यहाँ पर। और ध्यान से देखोगे अगर आप, ट्राइंगल ABP इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, जो एंगल ये होगा, लेट दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा ना, फिर दोनों एंगल थीटा होंगे क्योंकि दोनों साइड इक्वल है ना। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स विल आल्सो बी इक्वल। ये तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपने बहुत छोटी जूनियर क्लासेस में सीखी है। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B ड्यू टू -q चार्ज, -q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवर्ड्स द चार्ज। तो यहां पर मैं टुवर्ड्स द चार्ज इस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क कर लेता हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बिकॉज ऑफ चार्ज -q which is placed at point A। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने लिख लिया है E1 and electric field due to charge plus q which is at point B पर है, तो वो इस लाइन पर होगा, लेकिन चार्ज है पॉजिटिव, तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा इस लाइन पर और अवे फ्रॉम द चार्ज। यहां पर होगा लाइक दिस। अब हमें लिखना है E1 और लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस q इज E2। E1 और E2 का मैग्नीट्यूड, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड लिखना है। मैग्नीट्यूड तो ये रहा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिखते हैं इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। सो दिस इज द डायग्राम। डायग्राम से स्टार्ट करेंगे, फिर डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, दैट विल बी द थ्योरी ऑफ द डेरिवेशन। कैसे एक्सप्लेन करना है देखो, इसी तरीके से कर सकते हैं। Consider we are having an electric dipole having charges -q placed at point A and +q placed at point B such that the dipole moment A is given as P is equals to q into 2a, where 2a is the length of the dipole। तो डायपोल मोमेंट आ जाएगा हमारा P is equals to q into 2a। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई, where 2a is the length of the dipole। Okay, now consider an equatorial point P at a distance r from the center O of the dipole। इक्वेटोरियल पॉइंट P आ गया। अब उसके बाद आपको क्या बोलना है? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, यहां से मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट A इज गिवन एज। यहां से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया है, डेरिवेशन में डायग्राम बनाकर उस डायग्राम को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना सीखो, वही आपकी डेरिवेशन की थ्योरी कहलाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P
ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट ए इज गिवन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इसका E1 का मैग्नीट्यूड 1/4 pi epsilon naught. We have considered the dipole in free space. अगर dipole free space में नहीं है तो 1/4 pi epsilon naught की जगह लिखिए small k. ओके 1/4 pi epsilon naught. चार्ज इज q. चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इज r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर द रूट. उसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा. जो भी कोई चीज रूट के अंदर है उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाएगा. तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E1. और इसका डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉइंट P टू A. फ्रॉम पॉइंट P टू A ये इसका डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया -q चार्ज का. अब आगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है प्लस q चार्ज की वजह से P पॉइंट पर. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट B इज E2 इज इक्वल्स टू E2. इसका ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज से देखो अगेन फ्री स्पेस है तो 1/4 pi epsilon naught. चार्ज का मैग्नीट्यूड q है, यहां पर भी q था एंड डिस्टेंस भी सेम है. जो डिस्टेंस यहां था वही डिस्टेंस यहां पर है. तो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर जितना -q चार्ज से आता है उतना ही +q चार्ज से आता है. लेकिन इसका डायरेक्शन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है अवे फ्रॉम द चार्ज है तो इसका डायरेक्शन आप बोलेंगे अलोंग B टू P. B से P की तरफ वाले डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर जो डायरेक्शन है वही है. तो आई विल राइट अलोंग B टू P. ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज. अब मेरे पास दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है. वो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाना है. अब मैं देखूंगा कि E1 और E2 जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं उनसे हम रिजल्टेंट फील्ड P पॉइंट पर कैसे पता कर सकते हैं. ये चेक करना है. किसी को आइडिया लग रहा है? चलिए मैं देखता हूं. देखो P पॉइंट पर दो फील्ड है. इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आ सकता है? इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको याद होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाली टेक्निक यूज कर सकते हैं. यहाँ पर वो मेथड यूज कर सकते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, उनका रिजल्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाला मेथड हमें दे सकता है. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही बोलता है ना कि अगर एक पॉइंट पर एक जैसे बहुत सारे इफेक्ट एक साथ काम कर रहे हैं तो फिर उन सबका रिजल्टेंट क्या आएगा? वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम आएगा. लेकिन यहां पर हमें फाइंड आउट करने का तरीका क्या लेना पड़ेगा? देखो P पॉइंट पर आप बना लो x एक्सिस और y एक्सिस. अब ध्यान से सुनना ये मेथड. P पॉइंट पर आप बना लो x एक्सिस और y एक्सिस. ये P पॉइंट पर x एक्सिस है, इसको मैंने बोला x डैश और y एक्सिस तो ऑलरेडी बनी हुई है जो इसकी इक्वेटोरियल लाइन है. ये y एक्सिस. तो P पॉइंट पर आई एम हैविंग x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस. अब आपको कोशिश करना है. तो मैंने आपको जो क्लास थी हमारी न्यूमेरिकल्स ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, आई थिंक इट वाज लेक्चर नंबर 5 ऑफ दिस चैप्टर. वहां पर मैंने आपको एक मेथड बताया है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट्स को या न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं. तो वही चीज़ यहाँ पर अडॉप्ट करने वाले हैं. अगर आपको बिल्कुल डिटेल में जाके सीखनी है तो आप उस न्यूमेरिकल वाले क्लास को भी जाकर देख लो. आपको क्या टाइप करना है? ऊपर आपको यूट्यूब सर्च बार में टाइप करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 5 सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फिजिक्स सीखो साथ में लिख दीजिए तो यू विल गेट टू दैट लेक्चर. और वहाँ पर आपको डिटेल में पता चल जाएगा. 4-5 क्वेश्चंस भी किए तो आपको अच्छी से प्रैक्टिस भी हो जाएगी. मुझे यहाँ पर कंपोनेंट लेने होंगे. कंपोनेंट x एक्सिस और y एक्सिस बनाने के बाद जो वेक्टर्स भी आपके x एक्सिस और y एक्सिस पर नहीं रहते हैं उनके कंपोनेंट ले लो. उनके कंपोनेंट्स x एक्सिस पे और y एक्सिस पे आ जाएंगे.
अब मेरे पास देखो E1 वो ना तो x एक्सिस पर है ना y एक्सिस पर है। सिमिलरली E2 वो भी ना तो x एक्सिस पर है ना y एक्सिस पर है। तो इट मींस E1 और E2 दोनों के कंपोनेंट लेने होंगे। कंपोनेंट लेने के लिए हमारे पास एक एंगल की रिक्वायरमेंट होती है। एंगल या तो x एक्सिस से मिल जाए उस वेक्टर क्वांटिटी का या y एक्सिस से मिल जाए। वो एंगल यहां पर क्या होगा बेटा, वो एंगल आएगा हमारा इन एंगल की हेल्प से। देखो ध्यान से, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी तो थीटा है। ध्यान से देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं इनको। एंड इफ दिस इज थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये एंगल क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट। देखो कुछ ऐसा, दो पैरेलल लाइन वहां है, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, दो पैरेलल लाइन, और ये इनका ट्रांसवर्सल। और आपने जूनियर क्लासेस में सीखा होगा, इफ दिस एंगल इज x, this is also x, interior alternate. So if this is theta, this is also theta, ये भी थीटा है। तो एंगल आ गए मेरे x एक्सिस से। Now I can take component of E1 as well as component of E2। तो E1 का component लेते हैं पहले। E1 का component देखो, ध्यान से देखते रहना। E1 का component लूंगा ये वाला, जिधर एंगल होता है उधर कंपोनेंट क्या आता है, उधर कंपोनेंट आएगा E1 cos थीटा, E1 cos थीटा। और इस साइड पर कंपोनेंट जाएगा साइन कंपोनेंट, E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा। सिमिलरली E2 के कंपोनेंट लेने हैं। अब ध्यान देखो डायग्राम ठीक कैसे बनेगा, उसके भी आपको मैं ट्रिक बताता चल रहा हूं। क्या E1 का मैग्नीट्यूड E2 का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है? बिल्कुल सेम है। क्यों सेम है? याद आया क्यों सेम है? क्योंकि दोनों चार्जेस भी सेम थे मैग्नीट्यूड में और दोनों का डिस्टेंस भी सेम था। तो आंसर तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड में सेम आ रहा है। अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो आपके डायग्राम में E1 का जो एरो है, जितनी लेंथ आपने E1 के एरो के लिए बनाई है उतनी ही लेंथ E2 के एरो के लिए भी बनाओगे, तभी डायग्राम ठीक बनेगा, अदरवाइज डायग्राम ठीक नहीं बनेगा। और ये चीजें आपको रेयरली कोई टीचर बताएगा, ठीक है। तो हमारा ध्यान देना है हमको कि जो E1 की लेंथ है वही E2 की लेंथ बनाएंगे। अब कंपोनेंट लेंगे। अब देखो E2 का कंपोनेंट ऑन x एक्सिस, ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो x एक्सिस पर, तो E2 का कंपोनेंट हो जाएगा E2 cos थीटा, उतना ही जितना E1 का cos कंपोनेंट था, E2 का cos कंपोनेंट भी उतना ही है। अब मैं इसको इसी के ऊपर ड्रॉ करूंगा तो दिखेगा नहीं, है ना। चलिए मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, तो यहां पर वो दिखेगा नहीं वैसे तो, लेकिन मैं दूसरा कलर यूज करके इसका कंपोनेंट शो कर सकता हूं। ओके, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा मेरा E2 cos थीटा, और इसका दूसरा कंपोनेंट जो साइन कंपोनेंट होगा, जो y एक्सिस पर आएगा, वो कंपोनेंट हो जाएगा मेरे पास E2 साइन थीटा। कंपोनेंट हो गए। अब कंपोनेंट लेने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो हमें मेंशन करने हैं। तो टेकिंग कंपोनेंट्स, बहुत आराम से, बहुत इजीली चल रहे हैं हम लोग। टेकिंग कंपोनेंट्स ऑफ E1 एंड E2, E1 और E2 के कंपोनेंट्स लेने के बाद हमारे पास हमें क्या मिला? पहली चीज हमें देखो क्या मिल रही है। अच्छा, ये तो क्लियर है ना कि E1 इज इक्वल टू E2 इन मैग्नीट्यूड। इसे आप यहां लिख लो, E1 इज इक्वल टू E2 इन मैग्नीट्यूड, यहां पर लिख लो, इसको मेंशन कर लो। E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल आ चुका है, ठीक है ना। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी तो इक्वल आएंगे, और ये इक्वल है और अपोजिट भी हैं, तो क्या ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल नहीं कर रहे हैं? E1 sin थीटा E2 sin थीटा को कैंसिल कर देता है। तो साइन कंपोनेंट दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ये कट करके खत्म हो जाते हैं।
साइन कंपोनेंट्स being equal and opposite, cancel the effect of each other. ये दोनों तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर रहे हैं. अब रह गए सिर्फ और सिर्फ कॉस कंपोनेंट्स. कॉस कंपोनेंट्स देखो, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं. अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, इट मींस ये दोनों ऐड होकर फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है वो यही दोनों दे रहे हैं. तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का एडिशन होगा. इन दोनों का एडिशन होगा मतलब कुछ इतना हो जाएगा ना फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड. वो इन दोनों का एडिशन है, तो इन दोनों को ऐड कर दो. इन दोनों को ऐड कर दे तो आपको मिलेगा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड E. अब आपको यही लिखना है यहां. सेकंड, while cos components being in the same direction, add up to give the resultant electric field. Resultant electric field E, वो resultant electric field E है. तो E which is given as E1 cos theta और E2 cos theta का एडिशन. देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है ना. जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्ट उनको ऐड करके मिल जाता है. ठीक है, तो मैंने ऐड कर दिया उनको और मिला मुझे E1 cos theta प्लस E2 cos theta, दैट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E. वो यहां पर लिख लिया है हमने. E1 cos theta की वैल्यू कहां से है? देखो E1 की वैल्यू ये रही, यहां पर लगा दो. E2 की वैल्यू ये रही, यहां पर लगा दो. क्या दोनों E1 और E2 सेम है? यस, दोनों E1 और E2 सेम है. तो क्या मैं इस E2 की जगह E1 लिख दूं? इस चीज का तो फायदा उठाया जा सकता है ना, बिकॉज E1 इज इक्वल्स टू E2. तो आई कैन राइट E1 cos theta प्लस E1 cos theta. तो इसको मैं लिख सकता हूं 2E1 cos theta, 2E1 cos theta. बस अब यहां तक आते आते फिजिक्स ने अपना काम पूरा कर दिया है. अब जो काम बचा है वो मैथमेटिक्स को करना है. मैथमेटिक्स भी कौन सी? अब टिल 9th and 10th कुछ नई मैथमेटिक्स नहीं लगनी है. यहाँ E1 की वैल्यू यहां से उठाओ, यहां लगा दो. E is equals to 2 into 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square plus A square cos theta. cos theta की वैल्यू कहां से लाएं? देखो ट्रायंगल देखो BOP या AOP, कोई से भी ट्रायंगल देख लो. चलो मैं BOP ले लेता हूं. BOP से मुझे cos theta लिखना है. ये रहा थीटा, cos theta लिखना है. cos theta क्या होगा? ध्यान से देखो, मैं यहां लिख रहा हूं cos theta. cos is base upon hypotenuse. cos is base upon hypotenuse. ट्रिग्नोमेट्री 9th 10th सीखा है ना. cos is base upon hypotenuse. तो इस ट्रायंगल में इस थीटा के लिए बेस कितना है? A और हाइपोटेन्यूज कितना है? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की अंडर द रूट. R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर द रूट. ये cos थीटा की वैल्यू आप लगा सकते हो वहां पर. इसको इक्वेशन 2 मान के यहां पर छोड़ दो. तो यूजिंग इक्वेशन 2 आप कह सकते हैं cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर द रूट. और अंडर द रूट का मतलब पावर 1/2 होता है. अंडर द रूट का मतलब पावर 1/2. कहीं पर भी अगर ये लिखा है ना x अंडर द रूट, आप इसको x की पावर 1/2 लिख सकते हो. अंडर द रूट का मतलब होता है पावर 1/2. मैंने लिख दिया पावर 1/2. अब देखो ध्यान से देखो, अब चीजें सॉर्ट आउट होती जा रही है. q into 2a, व्हाट इज दिस? q into 2a, डायपोल मोमेंट p. इस सब की जगह मैं p लिख सकता हूं. लिखना शुरू करते हैं. E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught. Q into 2a is p और
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 है ना यहाँ पर 1, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, तो टोटल पावर कितनी हो गई 1 प्लस 1/2, ये आएगा 3/2। x की पावर 1 और x की पावर 1/2, इसको आप क्या लिख सकते हो, x की पावर 1 प्लस 1/2 मतलब x की पावर 3/2। अब x की जगह हमारे पास क्या है, x की जगह हमारे पास है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हो चुकी है 3/2 एंड दिस इज द फाइनल आंसर, यही फाइनल आंसर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट, ये आंसर है। कौन सा पॉइंट, जो इक्वेटोरियल लाइन पर r डिस्टेंस पर होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए डायग्राम पे आ जाओ, देखो डायग्राम ध्यान से देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है x एक्सिस पर x डैश की तरफ, ये x डैश पॉइंट लिया था ना इधर, x डैश, ये यूं कह लो नेगेटिव x एक्सिस की तरफ जा रहा है। बट हाउ टू रिलेट, चलो मैं यहां पर लिख तो दूं, डायरेक्शन यहां पर लिख दूं कि इसका डायरेक्शन है अलोंग p x डैश, p से x डैश की तरफ। क्या ये डायरेक्शन जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, ध्यान से देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये होता है ना डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन p, ये पॉइंट हुआ है p, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से अपोजिट है, यस बिल्कुल अपोजिट है। हमेशा याद रखिएगा इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल मोमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो E इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ P, ठीक है। तो हम कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, या फिर बोल सकते हैं E इज एंटी पैरेलल टू P, E और P आपस में एंटी पैरेलल हैं, P इधर है E इधर है, देखो P इधर है E इधर है, तो आप कह सकते हैं कि इनके बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड P वेक्टर इज 180 डिग्री। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि P तो देखो इधर है और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। दिस इज इंपॉर्टेंट, इनके बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है। क्या मैं इस रिजल्ट को वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं, यस आई कैन राइट दिस रिजल्ट इन वेक्टर फॉर्म एज वेल, इन वेक्टर फॉर्म। E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R square plus A square की पावर 3/2, जो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का है उससे अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है। ये हो गई हमारी वेक्टर फॉर्म, याद कर लीजिए। अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव साइन से शो करते हैं, दैट इज व्हाई वी आर हैविंग अ नेगेटिव साइन ओवर हियर। ये नेगेटिव साइन क्या दिखाता है कि P का डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन E का है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है इक्वेटोरियल लाइन पर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है और ये वेक्टर फॉर्म आपको याद कर लेनी है, एंड दिस इज हाउ वी हैव ड्राइव्ड द फाइनल रिजल्ट। तो बच्चों इसको कॉपी करो, जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट्स कॉपी करिए। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं सो दैट आई कैन शेयर दीज स्क्रीनशॉट्स इन आवर टेलीग्राम चैनल, एंड आई होप टेलीग्राम चैनल आपको पता है, क्लास 12 फिजिक्स 2025, जिसका लिंक हम हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, तो वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती रहेंगी और उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया मुझे इक्वेटोरियल लाइन पर, उसका वेक्टर फॉर्म भी मैंने लिख लिया, लेकिन मुझे एक स्पेशल केस भी करना है। आपको याद होगा लास्ट क्लास में भी स्पेशल केस क्या था, एक्सियल लाइन वाला। वो स्पेशल केस मुझे करना है कि अगर P पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर थोड़ा दूर निकल जाए, थोड़ा ज्यादा दूर निकल जाए, तो फिर हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा वो चेक करना है।
जब P पॉइंट थोड़ा दूर निकल जाता है तो ये R, दिस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ द डायपोल R, ये डिस्टेंस R डायपोल की लेंथ से तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, उस केस में देखना है आपको। तो मैं इसको रब कर देता हूँ फिलहाल और आगे बढ़ते हैं। कोई चीज़ एक्सप्लेनेशन में अगर आपकी रह गई हो तो एक बार उसको 1 मिनट के अंदर दोबारा से याद दिला देता हूँ। देखो सबसे पहले आपने क्या करा, इक्वेटोरियल पॉइंट बना लिया P। इक्वेटोरियल पॉइंट P बनाने के बाद आपको क्या करना होता है, उस पॉइंट पर दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क करो। नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज E1, पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज E2, क्योंकि दोनों ही केसेस में चार्जेस इक्वल है, उनसे डिस्टेंस भी इक्वल है, तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा। डायरेक्शन नो डाउट उनका अलग अलग है, डायरेक्शन अलग अलग है। तो E1 E2 आ गया। अब मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे P पॉइंट पर रिजल्टेंट फील्ड निकालने के लिए E1 और E2 के कंपोनेंट करने होंगे। कंपोनेंट करने होंगे तो इट मींस मुझे x एक्सिस और y एक्सिस की जरूरत है, वो मैंने ड्रॉ कर ली। x एक्सिस मेरी x डैश है, y एक्सिस मेरा खुद इक्वेटोरियल लाइन है। कंपोनेंट लेने के लिए एंगल, ये वाले एंगल काम आते हैं, ठीक है। तो एंगल आ गया थीटा थीटा। इसका कंपोनेंट लिया E1 का, E1 sin थीटा, E2 cos थीटा। E2 का कंपोनेंट लिया E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। कंपोनेंट लेते ही we have realized that sin कंपोनेंट तो इक्वल है और अपोजिट है। अच्छा, कंपोनेंट्स इक्वल क्यों है? कंपोनेंट्स इक्वल इसलिए क्योंकि E1 और E2 दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना। तो उनके साइन कंपोनेंट भी इक्वल आ गए और अपोजिट आ गए। अपोजिट आ गए तो खुद लड़कर मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, वो तो कुछ नहीं करने वाले, भूल जाओ साइन वाले कंपोनेंट को भूल जाओ। कोस कंपोनेंट देखो है तो वो भी इक्वल, लेकिन वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वो दोनों ऐड होकर रिजल्टेंट फील्ड देते हैं। तो याद रखना यहाँ पर रिजल्टेंट फील्ड कौन दे रहा है? कोस कंपोनेंट। साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है, कोस कंपोनेंट ने ऐड होकर रिजल्टेंट फील्ड दिया। बस इतना करना होगा जो आपको सोच समझने का काम है। उसके बाद तो क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर E1 E2 की वैल्यूज पुटअप करनी है, थीटा की वैल्यू पुटअप करनी है और आंसर आ गया। 2 स्टेप में आंसर, ठीक। दिस इज द आंसर फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन। Special case, and special case says if point P is far away, अगर point P बहुत दूर है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा मैथमेटिकली R is very very large as compared to A। तो यहाँ पर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मतलब एक बहुत बड़ी क्वांटिटी का स्क्वायर में एक बहुत छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो हार्डली कोई इफेक्ट आएगा। जैसे आपको मैंने लास्ट एग्जांपल में भी बताया था कि अगर एक तालाब भर के पानी है, उस पानी में आपने 1 गिलास पानी और डाला और आप देख रहे हो कि तालाब का पानी कितना ऊपर चढ़ा, तो क्या कोई इफेक्ट आएगा वाटर लेवल पर? कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है, एक बहुत बड़े नंबर में एक बहुत छोटा सा नंबर ऐड करके आप देखना चाहते हो कि कितना इफेक्ट आ रहा है, तो इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू R स्क्वायर ओनली। तो इस इक्वेशन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की जगह R स्क्वायर लगा दो, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन, इसको 3 मान लेते हैं, 1 2 3, इन इक्वेशन 3 वी गेट, हमें क्या मिला? E फार अवे पॉइंट के लिए, फार अवे पॉइंट के लिए E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर रह गया, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की जगह, लेकिन उसकी पावर है 3/2, तो R स्क्वायर और उसकी पावर 3/2, 2 से 2 कटा तो पावर क्या रह जाएगी? R3। तो फार अवे पॉइंट पर इक्वेटोरियल लाइन के लिए आई एम गेटिंग द आंसर एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R3। ये फार अवे पॉइंट का आंसर है, इसको भी याद करो। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप आता है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के चांसेस होते हैं 90-95% ऑफ द केसेस इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल बनता है, ना कि इस फॉर्मूले पे। ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो जब भी न्यूमेरिकल आए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल का, ध्यान से देखा करो कि P पॉइंट का डिस्टेंस वेरी लार्ज तो नहीं है एज कंपेयर टू डायपोल की लेंथ। अगर वो वेरी लार्ज है तो आप फार अवे पॉइंट का फॉर्मूला यूज करो, चाहे वो एक्सियल लाइन वाला केस हो या इक्वेटोरियल लाइन वाला केस हो, ठीक है। इसको कॉपी कर लें और इसका भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और फिर हम बढ़ते हैं आगे।
आज की क्लास में अभी कुछ और चीजें बाकी हैं। आज के रिजल्ट, इक्वेटोरियल के रिजल्ट हमें थोड़ा कंपेयर करने हैं एक्सियल लाइन वाले रिजल्ट के साथ भी। वीडियो पॉज करके कॉपी कर लें। बाय द टाइम मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहां देखते हैं चीजों। देखो हमारे पास डायपोल था, दिस इज द डायपोल, माइनस q चार्ज प्लस q चार्ज एंड द लाइन जॉइनिंग द डायपोल इज एक्सियल लाइन। ये एक्सियल लाइन, ठीक है। एंड सेंटर ऑफ द डायपोल इज O, so this distance is A, this distance is also A, so that the length of the dipole is 2A, charge is minus q plus q, length of the dipole is 2A and हमने एक मार्क कर लिया है, axial point मार्क कर लेते हैं। I am having an axial point over here P, जिसका डिस्टेंस क्या है R, the distance is R, तो R डिस्टेंस पर है। कल हमने सीखा था कि एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन है। चलो मैंने एक्सियल लाइन के लिए ax लिख दिया, एक्सियल लाइन ax, एंड इफ दिस पॉइंट इज वेरी फार अवे, हम ये डायग्राम बना रहे हैं ऐसे केस में जहां पर r is very large as compared to a। r जो है वो डायपोल की लेंथ से बहुत बड़ा है। ओके, फार अवे पॉइंट है, फार अवे पॉइंट के लिए बना रहे हैं फार अवे पॉइंट्स, फार अवे पॉइंट्स के लिए डायग्राम बना लेते हैं। अब यही चीजें मुझे इक्वेटोरियल लाइन बनाकर करनी है। इक्वेटोरियल लाइन होती है ये वाली, इस पे भी फार अवे जाता हूं। फार अवे मतलब जितना r ये उतना ही r ये, R इक्वल है ना। एक्सियल लाइन का, एक्सियल पॉइंट का जो डिस्टेंस सेंटर से है उतना ही डिस्टेंस इक्वेटोरियल पॉइंट का भी है। एंड ये वाला पॉइंट अगर P है तो मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं P डैश, ठीक है ना, इस पॉइंट को P डैश मान लेता हूं। और अभी अभी सीखा है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में। अभी सीखा है नहीं तो यहां पर हम डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क कर लेते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, और ये इक्वेटोरियल लाइन वाला है तो मैं इसको लिख देता हूं EQ, इसके नीचे लिख दिया मैंने EQ। EQ मतलब इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड फार अवे के केसेस में। yesterday the result for the electric field at the axial point which is far away point का रिजल्ट एक्सियल लाइन वाला ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। और आज रिजल्ट है फार अवे पॉइंट का इक्वेटोरियल लाइन का, ये रिजल्ट इक्वेटोरियल लाइन का है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। चलो यहां पर कॉपी कर देता हूं, फार अवे पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन which is at the same distance as the point on the axial line। ये याद रखना, इसका r और इसका r ये दोनों r हैं सेम, इसलिए दोनों जगह r भी लिखा है। ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। क्या आपको इन दोनों में कोई रिलेशन नजर आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड फार अवे पॉइंट एक्सियल लाइन का, इलेक्ट्रिक फील्ड फार अवे पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन का बिल्कुल एक जैसे फॉर्मूले हैं, सिर्फ यहां पर 2 है और यहां पर 1 है, कह सकते हो। ये 2p अपॉन r क्यूब है, ये p अपॉन r क्यूब है। तो कैन आई से दैट एक्सियल लाइन का फार अवे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन के फार अवे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड से 2 टाइम्स होता है। यस, 2 टाइम्स होता है। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो मेरे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फार अवे पॉइंट एक्सियल लाइन वाला और इलेक्ट्रिक फील्ड फार अवे पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन से
2 टाइम्स होता है, 2 टाइम्स होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये आपको याद रखना है। ऑलवेज रिमेंबर दिस रिजल्ट। ये रिजल्ट न्यूमेरिकल्स करने में बहुत काम आता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर दे दिया 12वें पॉइंट का, और इक्वेटोरियल लाइन पर पूछा है तो उसका हाफ कर दो। इक्वेटोरियल लाइन का 12वें पॉइंट का दे दिया और एक्सियल लाइन पर पूछा है तो उसका ट्वाइस कर दो। ठीक है, ये रिजल्ट इस तरीके का रिजल्ट है। तो रिजल्ट को कॉपी कर लें विद डायग्राम, डायग्राम के साथ कॉपी करोगे ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। डायग्राम के साथ कॉपी करिए हमेशा रिजल्ट्स। ऑलवेज लर्न फॉर्मूला विद द डायग्राम। देखो फिजिक्स पढ़ने का तरीका बहुत आसान तरीका है, जो भी फॉर्मूला आपको याद करना हो फॉर्मूले को डायग्राम के साथ याद करो। अगर आप सिर्फ फॉर्मूला देखकर ऐसे ही याद करोगे एज अ फॉर्मूला कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε02p/r3 इक्वेटोरियल एक्सियल लाइन पर 12वें पॉइंट का, तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन इसी फॉर्मूले को इस डायग्राम के साथ रिलेट कर लो तो आपको याद रहेगा, हाँ आर जो होता है वो सेंटर ऑफ द डायपोल से पी पॉइंट का डिस्टेंस होता है, पी जो होता है वो डायपोल मोमेंट होता है, एंड ए अगर इस फॉर्मूले में कहीं आ रहा है तो अगर ए फॉर्मूले में आएगा तो ए क्या होता है, डायपोल की हाफ द लेंथ होती है, ए डायपोल की हाफ द लेंथ होती है। इस तरीके से आप याद करें। ऑलवेज रिमेंबर फॉर्मूले विद डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ स्टार्ट कर दोगे तो फिजिक्स बहुत ईजी है, फिजिक्स बहुत ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये भी कॉपी कर लो, इसका भी एक स्क्रीनशॉट हो जाता है। तो बच्चा आज की क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डायपोल हमने कंप्लीट कर लिया है इक्वेटोरियल लाइन पर। लास्ट लेक्चर में हमने इसको कंप्लीट किया था एक्सियल लाइन पर। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। क्लास कंप्लीट करते करते एक टर्म आपको और बता के जा रहा हूँ। देखो एक्सियल लाइन को या एक्सियल पॉइंट को हम एंड ऐसे ही, ये इक्वेटोरियल लाइन, दिस इज इक्वेटोरियल लाइन, इसको हम एक नाम से और बुलाते हैं, इक्वेटोरियल लाइन को भी और एक्सियल लाइन को भी। इक्वेटोरियल लाइन वाली पोजीशन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहलाती है। इट इज आल्सो नोन एज ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ड्राइव अ फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो उसका मतलब है इक्वेटोरियल लाइन वाला, इक्वेटोरियल पॉइंट वाला डेरिवेशन कर दो। और एक्सियल लाइन वाली पोजीशन को एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, END एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि ड्राइव अ रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, तो आप एंड ऑन पोजीशन का मतलब एक्सियल पॉइंट वाला डेरिवेशन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक, इसके अलावा मैंने आपको एक चीज बोली थी कि आज आपको ये भी समझा दूंगा कि कैसे आसानी से याद रहेगा कि इसी लाइन को एक्सियल लाइन बोलते हैं और इसी को इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। या दूसरे वर्ड्स में सुन लो कि इसको इक्वेटोरियल लाइन ही क्यों बोला और इसको एक्सियल लाइन ही क्यों बोला। चलो ये देखते हैं आज। देखिए, इसको आप एक चीज से कंपेयर कर सकते हो और ये हर जगह लगेगी, हर जगह मिलेगी आपको। सपोज दिस इज अर्थ, ये अर्थ है अपने पास, ठीक है, दिस इज अर्थ, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, दोनों पोल्स है ना। और जो लाइन पोल को ज्वाइन करती है, जो लाइन पोल को ज्वाइन करती है अर्थ के दोनों पोल को ज्वाइन करती है, उस लाइन को आप क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं ना अर्थ की। एक्सिस मतलब एक्सियल लाइन। तो कहीं पर भी किसी भी डायग्राम में जो लाइन पोल्स को ज्वाइन करके निकल जाए वो एक्सियल लाइन है। अब देखो यहाँ पर डायपोल के लिए क्या होता है, डायपोल के ये दोनों चार्जेस पोल ही तो है, नाम क्या है इसका, डायपोल। डाय मतलब दो, पोल मतलब एंड। तो इसके दो एंड है ये और ये, जैसे अर्थ के दो एंड है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, आप ये कह सकते हैं, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन एक्सियल लाइन। ऐसे ही डायपोल के दो एंड हैं ये दोनों चार्जेस और इनको ज्वाइन करने वाली लाइन एक्सियल लाइन कहलाती है। ये हर जगह लगेगा, ठीक है। और नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक का जो डिस्टेंस है, जो लाइन सेगमेंट है, उसका अगर आप एक बाइसेक्टर बना दो तो ये बाइसेक्टर, ये क्या होता है, इक्वेटर होता है ना अर्थ का, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, इक्वेटर या इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटर वर्ड से बन गया इक्वेटोरियल लाइन। तो ऐसे डायपोल की लेंथ का बाइसेक्टर ये हुआ ना, ये बाइसेक्टर है। तो दैट इज व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल
लाइन, इसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है इनकी नेमिंग का, इक्वेटोरियल लाइन एंड एक्सियल लाइन। अब कभी नहीं भूलोगे कि कौन सी लाइन को एक्सियल लाइन बोलना है और कौन सी लाइन को इक्वेटोरियल लाइन बोलना है। इसके अलावा जो सेंटर ऑफ द डायपोल है उसको सॉल्व करना है, अगर आपको वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सेंटर ऑफ द डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्वेटोरियल लाइन के फॉर्मूले से निकलेगा। क्योंकि आपको मैंने याद दिलाया था कि समझाया था कि दोनों चार्जेस के जो बीच वाले पॉइंट्स होते हैं वो एक्सियल लाइन के फॉर्मूले से बाहर हैं। एक्सियल लाइन का फॉर्मूला उन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सोल्व कर सकता जो पॉइंट्स दोनों चार्जेस के बीच में हैं। तो फिर इन पॉइंट्स के लिए जो दोनों चार्जेस के बीच में रहते हैं डायपोल के, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सॉल्व होगा, ये चीज मैंने आपके ऊपर छोड़ दी है। सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सॉल्व होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मेरे पास ये डायपोल है, एक -q चार्ज और दूसरा +q चार्ज, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द डायपोल, और ये डायपोल की लेंथ है 2a, और एक पॉइंट P यहां पर है, इसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ द डायपोल से r है, यहां पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत इजी है, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगा और पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। एक को मानो E1, एक को मानो E2, और फाइनली सॉल्व कर देना E1 - E2। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्सियल लाइन का डेरिवेशन था, थोड़े वही स्टेप्स फॉलो करने हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या होगा, E1 - E2 होगा। ठीक है, वो सॉल्यूशन निकाल के आप चेक करो तो डायरेक्शन किधर आएगा, डायरेक्शन जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है उधर आएगा, है ना। अगर ये पॉइंट इधर मानोगे तो डायरेक्शन इधर आएगा, ये पॉइंट इधर मानोगे तो डायरेक्शन इधर आएगा, ध्यान से। तो ये वाला आंसर जो आएगा वो एक्सियल लाइन वाले आंसर से आएगा अलग। इसको आप डायरेक्ट ड्राइव करके दे सकते हैं। डू इट एज अ क्वेश्चन इन योर होमवर्क। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट टू द कॉन्सेप्ट्स क्लियरली, कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर करते चले जाओगे। तो यहाँ खत्म करते हैं आज का लेक्चर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल हमारा कंप्लीट हो गया है, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डायपोल का ही अगला टॉपिक, कि अगर आप एक डायपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में ले जाकर रख दोगे तो क्या उस डायपोल पर कुछ फोर्सेस लगेंगी, क्या वो फोर्सेस उस डायपोल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, या वो फोर्सेस उस डायपोल को उसी जगह पर रोटेट करवाएंगे। ये सब चीज़ें हमें देखनी है इन द नेक्स्ट टॉपिक, और टॉपिक की हेडिंग होने वाली है टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।